इस प्री कन्वोकेशन एकेडमिक कॉन्क्लेव में उपस्थित देश और दुनिया के भविष्य हमारे युवा मित्र यानी आईटीएम की छात्राएं और छात्र, आदरणीय आर चिदम्बरम जी, डॉक्टर वंदना शिवाजी, श्री मार्टिन जी, पीटी ऊषा जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, स्वराज पुरी जी, प्रोफेसर कमलकांत द्विवेदी जी जो आईटीएम के वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर दौलत सिंह चौहान जी जो प्रो वाइस चांसलर हैं, रुचि सिंह चौहान जी जो चांसलर हैं, और हमारे बड़े भाई इस विश्वविद्यालय के संस्थापक चांसलर, जिनकी सृजनशीलता अभी उनके व्याख्यान में आपने सुनी, जिनकी कल्पनाशीलता इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही झलक मिलती है, वो हमारे आदरणीय रमाशंकर सिंह जी। मैं कुछ कहूं इसके पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि कैसे समाज और देश की नियति अच्छी संस्थाएं ही बदलती हैं, और आज जो दुनिया में देश दुनिया की महाशक्ति बने हैं या बनने की होड़ में है, उन्होंने सबसे पहले अपने यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कैसे डेवलप किए। पर मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं भाई रमाशंकर जी को कि बहुत कम समय में आईटीएम यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का पहला और निजी विश्वविद्यालय, जिसे नैक और आईसीआर ने मान्यता दी, जिसने 16 पेटेंट्स पंजीकृत कराए, लगभग 900 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त पब्लिकेशन में जिसका छपा, इस वर्ष गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर आईटीएम यूनिवर्सिटी द्वारा शोध पीठ की स्थापना की गई। आईटीएम यूनिवर्सिटी में विश्व प्रसिद्ध भगवान बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस धरती से मैं आता हूं, उसकी 6वीं पीढ़ी को यहां इसी विश्वविद्यालय ने लगाया। इसके अतिरिक्त यह विश्वविद्यालय पर्यावरण को ध्यान में रखकर हर साल 1500 पौधे यहां रोपने का काम इस विश्वविद्यालय के प्रयास से होता है। और सबसे उल्लेखनीय बात, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा शहर के प्रबुद्ध जनों को पर्यावरण के जागरूक करने के लिए जो प्रयास हुआ, और बहुत सारी चीजें हैं, स्टार्टअप्स को मदद करने से लेकर। पर मैं कहना चाहूंगा, जैसे आज जीवन में युवाओं को कहा जाता है, वो लोग कहते हैं जो सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, प्रेरक हैं कि बी डिफरेंट। इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे भी लगा कि जो कन्वोकेशन एड्रेस के लिए जो चीज मैं पढ़कर आया था कहूं, तो उसको छोड़कर कुछ दूसरी चीजें मैं कहूं। और मैंने बैठे बैठे जो कार्यक्रम की सीट मुझे दी गई थी, उस पर कुछ चीजें नोट किया जो आपसे मैं साझा करना चाहूंगा। और वो चीजें होंगी जो हमारे नौजवान युवकों के भविष्य से जुड़ी है। जब आप इस विश्वविद्यालय से बाहर पांव रखेंगे तो जो दुनिया आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह का सुंदर संसार अपने लिए चाहते हैं, जहां अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, वो दुनिया की क्या चुनौतियां हैं और किन चीजों को पहले आपको सामना करना होगा। और उसके पहले सिर्फ 2 चीज शिक्षा के बारे में मुझे लगता है कि भाई रमाशंकर जी के बहुत अनोखे अपने ढंग का गांधी पर व्याख्यान सुनते हुए मुझे याद आया कि अगर इस देश में कन्वोकेशन एड्रेस जानना और पढ़ना हो तो गांधी के द्वारा ही स्थापित एक विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, उसके कन्वोकेशन एड्रेस का प्रकाशन एक बार हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी से लेकर भगवान दास, आचार्य भगवान दास जी से शुरू के दिनों में जिन्हें देशरत्न मिला था, वो सचमुच मनीषी लोग थे, उनके व्याख्यान हैं। जरूर मेरा सुझाव होगा कि कोई विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों और लड़कों को पढ़ना चाहिए। जीवन का मकसद क्या है, जब आप बाहर निकलेंगे तो चुनौतियां क्या है और आपको करना क्या चाहिए। हमारे समय में मैं जब यहां कुछ कह रहा हूं तो मुझे 2-3 चीजों का स्मरण हुआ कि जिनसे बहुत सीखा। वैसे डॉक्टर चिदम्बरम, यानी मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन जिन लोगों के प्रति बड़ी प्रेरणा और मन में श्रद्धा रही, उनमें से वंदना शिवाजी, मार्टिन जी जिसे जानता हूं, और उषा जी,
जिनसे देश ने प्रेरणा ली, आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेंगी, वो सब यहां मौजूद हैं। तो मुझे कुछ कहने में इसलिए संकोच हो रहा कि इतने विशिष्ट लोग हैं, पर फिर मुझे याद आया कि जब मैं पत्रकारिता में गया 77 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनी जर्नलिस्ट बनकर गया था, 19-20 वर्ष की उम्र थी। हमारे पहले दिन के पहले रिसोर्स पर्सन थे खुशवंत सिंह, वो तब इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक होते थे। उन्होंने कहा, पत्रकार यानी जर्नलिस्ट जो हर चीज थोड़ा बहुत जाने, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो जो कुछ मैंने दुनिया में एक ग्रासरूट व्यक्ति की दृष्टि से, एक सामान्य पत्रकार की दृष्टि से महसूस किया है, मैं वही गांधी पर आपके सामने अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगा। पर उसके पहले एजुकेशन को हमारी पीढ़ी ने कैसे देखा। हम लोग शिक्षा को मुक्ति का, या ये नॉलेज सोसाइटी है, 21वीं सदी की दुनिया के द्वार शिक्षा के माध्यम से खुलते हैं, इसको एक लेमैन की दृष्टि से भारतीय संदर्भ में मैं समझने की कोशिश की, तो मेरे समझ में यह आया कि शायद जो हमारे यहां से पहले मान्यता थी कि जो लोग बड़े घरों में पैदा हो गए, राजाओं के यहां हो गए, जमींदारों के यहां हो गए, बड़े उद्योगपतियों के यहां हो गए, लक्ष्मी और सरस्वती शायद उन्हीं के घर रहे। पर नॉलेज ने मुमकिन किया कि कोई नारायण मूर्ति, कोई अजीम प्रेम जी एक पीढ़ी में देश के स्थापित बड़े से बड़े उद्योगपतियों से भी दुनिया में बाहर जा सकते हैं। यह ज्ञान ने संभव बनाया। इसलिए हमारे युवा मित्रों, शिक्षा के बारे में तो आप लगातार यहां चीजों को पढ़ते ही हैं, पर उस शिक्षा को पाकर जब आप दुनिया में प्रवेश करेंगे तब वो दुनिया कैसी होगी। हमारी पीढ़ी जब युवा हो रही थी, आपकी उम्र के हम थे, तब मैं बैठे बैठे गांधी को सुनते हुए सोच रहा था, तब यह था कि गांधी भी विकल्प हैं हमारे सामने, या गांधी विकल्प है। जब ये दोनों वाक्य आप कहते हैं तो इसमें निहित है कि हमारे पास एक दूसरा भी रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। पर आज जो मेरी सामान्य समझ है उसकी दृष्टि से मैं महसूस करता हूं कि गांधी ही विकल्प है अब दुनिया के सामने। और क्यों है, जो मैं सामान्य दृष्टि से समझता हूं वो मैं आपसे समय के तहत में शेयर करूंगा, क्योंकि इस बात का मुझे एहसास है कि आप कितनी वक्त से, कितनी देर से यहां बैठकर इतनी गंभीर चीजें सुन रहे हैं। पहली चीज, हाल में अखबारों में आप सबने पढ़ा होगा कि दुनिया में 11,500 से अधिक साइंटिस्टों ने मांग की है कि आप क्लाइमेट को ठीक करने के लिए इमरजेंसी लगाइए। इस पर कुछ सोचिए। हाल में आपने खबर देखी होगी, नेचर बड़ी मशहूर पत्रिका है दुनिया का, उसके स्रोत से खबर पढ़ी कि कई बड़े शहर दुनिया के समुद्र खत्म कर देंगे। जिन बड़े शहरों में आप आज सपना देखते हैं, भारत के शहर भी कुछ उसमें ऐसे शामिल हैं। नदियां, पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा था, लगभग देश की 4,500 नदियां खत्म हैं। मैं जिस गांव से आता हूं, गांव 2 बड़ी नदियों के बीच बसा है, गंगा और घाघरा। सहयोग से मैं भाग्यशाली महसूस करता हूं कि उस गांव में जयप्रकाश जी पैदा हुए। उन नदियों को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे एहसास हुआ कि समुद्र क्या होता है, क्योंकि मेरा सीमित ज्ञान वही था। पर जब मैं आज उन नदियों को देखता हूं तो महसूस होता है कि वो रूप खत्म हो गया। ऐसी अनेक नदियां, धरती के बारे में कैसे बर्फ पिघल रहे हैं, वंदना जी बैठी हुई हैं, बाकी लोग बहुत विस्तार से और इस पर बता सकते हैं। पानी के पीने का संकट क्या है, धरती के पास जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं वो किस हालत में है, पेट्रोल कोयला कितने दिनों के लिए है, नेचुरल रिसोर्सेज पर क्या उनके कितने लिमिटेड भंडार हैं, ये मैं आज नहीं कह रहा। या गांधी ने जब कहा था ग्रीड और नीड के बीच, तब इसका लोग अर्थ नहीं समझ सके थे। 1967 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक निकाली, जिसमें दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और बड़े विख्यात लोग थे। उन्होंने कहा दुनिया ने विकास का जो रास्ता चुना है इसकी एक सीमा है। उसके पहले गांधी ने कहा था, गांधी ने 30 से 35 के बीच में यह बात कही, जब
विदेशी पत्रकारों ने पूछा कि भारत के आर्थिक विकास का मॉडल रास्ता क्या होगा। गांधी ने स्पष्ट कहा, कम से कम हमारा मॉडल ब्रिटेन का मॉडल तो नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रिटेन को समृद्ध बनाने के लिए दुनिया के 64 देशों को गुलाम बनाना पड़ा है। उन्हें वहां की संपदा लानी पड़ी है। आज आप अनेक ऐसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, उन पुस्तकों का नाम नहीं बताना चाहता, जिनमें भारत की कितनी संपदा ब्रिटेन में गई है। कि हमें वो जीवन स्तर, वो कंज्यूमरिज्म, वो भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए भारत बड़ा देश है, हम क्या दुनिया के कितने प्लैनेट्स को गुलाम बनाएंगे, ये हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल है, जो हमारे युवा साथी आप जब बाहर जाएंगे तो आपको फेस करना होगा कि जो एक कंज्यूमरिज्म का रास्ता है, भौतिक विकास का रास्ता है, इसकी सीमा अब क्या हो गई। और ये कोई और नहीं कह रहा, दुनिया के अनेक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। समय होता तो मैं नाम लेकर विस्तार से बताता, पर यह बात किसी और ने भी कही। मैं कुछ दिनों पहले हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमरिज्म पर एक पुस्तक पढ़ रहा था, 2 इकोनॉमिस्टों ने लिखी है, पेंगुइन ने छापा, बड़ी मोटी सी पुस्तक है, 800 पन्नों की। अगर मैं पहले सोच कर आता तो सारा स्रोत लेकर आता। उसमें एक जगह वर्णन है कि 1945-46 के आसपास, वर्ल्ड वॉर के बाद जब न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही थी, तो जेके गैलब्रिथ बाद में अमेरिका के भारत में राजदूत हुए, बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट थे, उनकी द एफ्लुएंट सोसाइटी किताब भी बड़ी मशहूर थी। उस वक्त वहां इकोनॉमिक अफेयर्स के मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उस पर टिप्पणी लिखी कि नहीं, यह रास्ता सही नहीं है। कहा क्यों? कहा कि जब भी आप मास प्रोडक्शन की ओर जाएंगे तो आपको बड़ा बाजार तलाशना होगा, और बड़े बाजार के लिए विज्ञापन की जरूरत होगी। बड़ा बाजार करेंगे, बहुत चीजें होंगी, उनकी खपत कैसे हो इसको आप इंश्योर करना पड़ेगा, डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों के सेंसेस को अपील करनी पड़ेगी, विज्ञापन करना होगा। यह गांधी की बात मैं नहीं कह रहा हूं। 45 में उस देश के एक व्यक्ति ने, आगाह के जो इकोनॉमिस्ट था, हमारे यहां विनोबा ने उस वक्त लोगों को चेतावनी दी कि इंद्रिय जीवी पीढ़ी मत खड़ा करिए। इस कंज्यूमरिज्म ने जो हालात पैदा किए, जिसके बीच से आज आप देखते हैं किस तरह की पूरी दुनिया में, चाहे आर्किटेक्चर हो, मार्केट हो, या बड़े बड़े मॉल्स हो, इसी से निकल कर आ रहे हैं। उसमें कई फाइंडिंग्स जो बड़े रोचक हैं। उसमें यह भी फाइंडिंग है कि यूरोप के कई देशों में जो संपन्न वर्ग है वो इतनी चीजें खरीदता है जिसका 1/3 ही चीजें वो अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाता है, बाकी चीजें नहीं कर पाता। लेकिन दुनिया के कितने रेयर रिसोर्सेज इसमें खत्म हो रहे हैं। धरती कैसे रिसोर्स विहीन हो रही है, जो आप नौजवानों के लिए भविष्य में बड़ी चुनौती बनने वाला है। मैं तो उन लोगों में अपने को मानता हूं जिन्होंने जीवन का लंबा वर्ष देख लिया, आगे बहुत कम है। पर आप नौजवानों को गांधीयन इकोनॉमिक मॉडल के बारे में नए ढंग से सोचना होगा। और गांधी ने यह बात बहुत पहले कही थी। मैं बताना चाहूंगा आपको, पंडित जी की बड़ी अच्छी बायोग्राफी मानी जाती है इस गोपाल की, उसमें भी उल्लेख है। गांधी जी कहते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच इस बात पर स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि तुम्हारे विकास का रास्ता और हमारा क्या है। उसके बाद प्यारेलाल की लास्ट फेज में बहुत विस्तार से वर्णन है। अगर मेरी स्मृति पुरानी चीजों को ठीक ढंग से याद कर पा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति हाई कमिश्नर हुआ करते थे भारत में, मिस्टर क्रॉकर उनका नाम था, पीछे कुछ और था, पंडित जी के मित्रों में थे। और जो निर्धारित समय होता हाई कमिश्नर्स के, उनसे कुछ ज्यादा समय वो भारत में रहे, क्योंकि हमारी पंडित जी से उनकी बड़ी अच्छी मित्रता थी। और उन्होंने पंडित जी पर जो उनकी जीवनी लिखी वो मानी जाती है अनेक लोगों द्वारा जो अच्छी जीवनियों में से एक है। राम गुहा जी भी मानते हैं। उसमें जरूर मेरे नौजवान मित्रों पढ़ना, उसमें 3-4 पेज उन्होंने लिखा है कि बाकी सब चीजें तो ठीक हो गई, गांधी के रास्ते से हटकर भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाने का जो एक मौका था और खुद अपने डेवलपमेंट का उसको कैसे खो दिया। मैं बहुत संक्षेप में आपको ये कह रहा हूं। और लोगों ने भी कहा, आप पढ़ना नौजवान मित्रों,
क्योंकि यह चुनौती आपके सामने मिलने वाली है। जेसी कुमारप्पा जो अमेरिका से पढ़कर प्रशिक्षित होकर के वो संस्मरणा पढ़ना जब अहमदाबाद में आए तो कैसे बिल्कुल सूटेड बूटेड थे, लेकिन गांधीयन इकोनॉमी के बारे में जो सबसे बढ़िया जिस व्यक्ति ने लिखा और कहा वो जेसी कुमारप्पा थे। मुझे दो किताबों का बैठे बैठे याद आया, पहला इकोनॉमी ऑफ परमानेंस और दूसरा शायद कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजिज्म, ऐसी अनेक चीजें उन्होंने लिखी। प्रोफेसर कृपलानी गांधीयन थॉट पर मैं मानता हूं कि इतना ओरिजिनल ढंग से और इतने बढ़िया ढंग से बताने वाला शायद कुछ लोग हों। उनमें से इकोनॉमिक थॉट के बारे में उन्होंने लिखा है गांधी की कैसे हमारे जीवन के लिए मजबूरी है। श्रीमन नारायण इनको छोड़ दीजिए, हमारे समय में जो दुनिया में टॉप इकोनॉमिस्ट हुए जिनकी गणना हुई उसमें हमारे देश के इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे प्रोफेसर जेके मेहता, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उन्होंने गांधीयन इकोनॉमी के बारे में किताब लिखी। बहुत बाद में प्रोफेसर जेडी सेठन्य, क्योंकि इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि गांधी कोई इकोनॉमिक रास्ता बता ही नहीं सके। जेडी सेठी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उससे भी बड़ी बात, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 72 में किताब लिख दी थी इंडिया इन क्राइसिस, जो चीजें इमरजेंसी में परिणित हुई कि कैसे भारत एक क्राइसिस की ओर बढ़ रहा। उन्होंने गांधी टुडे पुस्तक लिखी और इकोनॉमिस्टों के भाषा में गांधीयन मॉडल क्या है डेवलपमेंट का, उस पर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यानमाला में 3 सीरीज में भाषण दिया। मेरे नौजवान दोस्तों पढ़ना, भारत के भविष्य, दुनिया के भविष्य का वही अब रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। हमारे चिदम्बरम साहब ने बहुत अच्छा कहा। मैं महसूस करता हूं कैरेक्टर की बात, गांधी ने दिया क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें, तो मैं महसूस करता हूं कि भारत को चरित्र दिया। वो चरित्र जब वो भारत में 11-12 के आसपास आए, उसके पहले के आप इतिहास निकालकर पढ़ लीजिए, जितने हम प्रगतिशील लोग कहते हैं उनके दस्तावेज पढ़ लीजिए। तब जो संस्था देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी उसको कहा जाता था कि पेटिशन देने वाली, प्रेयर करने वाली, अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने वाली संस्था है। उसी संस्था को गांधी ने जीवित कर दिया कि 42 आते आते उनके जेलों में जगह नहीं रह गई कि वो भारतीयों को रख सके। किया क्या? सबसे पहले मुझे लगता है गांधी इस बारे में अनोखे हैं दुनिया में कि दुनिया इसके पहले जिस रास्ते से चलती थी, मैं मानता हूं कि हमारे समय में विचार इतिहासों को बदला करते थे। यह सही है कि अब टेक्नोलॉजी और पूंजी बदल रहे हैं, यह भी यथार्थ है, पर जब विचार बदला करते थे तब विचारों के इतिहास में फ्रांस की क्रांति से लेकर बाद की सारी क्रांतियां देख लीजिए, पर अकेला एक व्यक्ति हुआ जिसने दूसरी तरह की बात की। इसके पहले की जितनी क्रांतियां हुई उनका आधार अगर वैचारिक समझने की कोशिश करें तो जो मैकियावेली ने पुस्तक लिखी द प्रिंस, उसका मूल आधार है कि जीवन में अगर कुछ भी बनना है तो षड्यंत्र से बनो, अनीति से बनो, गलत काम से बनो, उस मंजिल पर पहुंच जाओ। गांधी अकेले व्यक्ति हुए 3000 वर्षों में जिन्होंने कहा साधन और साध्य के बीच एकता होनी चाहिए। इसलिए चौरी चौरा पर जब सारे लोग खिलाफ थे तब भी साहस उनमें था कि वो निर्णय ले सके। और कैसा उन्होंने चरित्र दिया इस देश को। मैं एक घटना सुनाना चाहूंगा क्योंकि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं वो महामना मदन मोहन मालवीय ने उसको स्थापित किया और 1916 में जो गांधी का व्याख्यान हुआ राजाओं के सामने, वो पढ़ना चाहिए कि विद्रोह क्या होता है। उस विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति उस वक्त थे या संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, उनके जीवन का एक प्रसंग आपको बता रहा हूं जो गांधी ने हमें दिया, जिसको अगर नया दुनिया, नया भारत बनाना है तो हमें उसको पुनर्जीवित करना होगा। वह मालवीय जी जब बिल्कुल जीवन का अंत हो रहा था तो विश्वविद्यालय में रहा करते थे। विश्वविद्यालय के कुलपति आवास में अनेक प्रसंग है, पर मैं एक प्रसंग सिर्फ सुनाऊंगा आपको क्योंकि मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता। वो काम मुझे और भी जगह करना पड़ता है रोज। तो मालवीय जी के घर में 2 किचन चलते थे। एक किचन जिसमें सिर्फ उनका खाना बनता था, दूसरा किचन जिसमें घर के लोगों का खाना बनता था। एक दिन ऐसी घटना हुई
कि घर के किचन में सुबह का नाश्ता नहीं बना था, और जो गिरधर मालवीय अभी जीवित हैं, उनके पौत्र, उनके बड़े भाई, मैंने मालवीय जी से ही पूछा था कि ऐसी घटना मैंने सुनी है, आप बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे बड़े भाई के साथ ये हुई। उनको परीक्षा देने जाना था, उनकी वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी, तो घर के किचन का, जो मालवीय जी के किचन का रसोइया था, आकर कहा, जो महाराज था, कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बच्चे को आपके किचन से नाश्ता करा दूं। मालवीय जी ने कहा नहीं, उसको घर के खर्च से पैसे हो दो तो दे देना, और कहीं नाश्ता कर लेगा। जब वो लड़का लौट कर आया तो देखा कि मालवीय जी ने भी नाश्ता नहीं किया है। वो बैठे थे, खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब खाने बैठे तो उस बच्चे ने, गांधी जी के उस पौत्र ने पूछा, गिरधर मालवीय के बड़े भाई ने, कि ऐसा क्या हुआ दादाजी, क्यों आप भी भूखे रहे, हमको भी भूखा रखा। तो मालवीय जी ने कहा, तुम बड़े होगे तो समझोगे, मेरे किचन का खर्च, चूंकि मैं थोड़ी आजादी की लड़ाई में काम किया है, करता हूं, सामाजिक सेवा करता हूं, तो बाहर से आता है। उस वक्त बनारस में एक बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, आज के संस्थापक शार्दुल विक्रम जी जो है, उनके पिताजी, बड़े मशहूर आदमी, कि उनके यहां से दान में आता है। और दान का अन्न, तुम लोग देश के लिए कुछ नहीं करते हो, अगर वो खाओगे तो तुम पचा नहीं सकते, वो सही नहीं होगा, वो अनीति पर चलना होगा, इसलिए मैं मना करता हूं कि मेरे किचन से तुम लोग मत खाओ। इस बात को तब और मैं समझ पाया जब महाभारत का प्रसंग पढ़ रहा था। यह कल्पना भी हो सकती है कि जब महाभारत में भीष्म पितामह सरसैया पर होते हैं तो सारे लोग प्रवचन को सुनने जाते हैं, पर द्रौपदी नहीं जाती। एक दिन कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी चलो, बहुत अन्यमनस्क, अनविलिंगली द्रौपदी एग्रीड, वो गई। उस दिन वो बता रहे थे कि जहां कहीं अन्याय हो, अत्याचार हो, भेदभाव हो, गलत काम हो, अगर आप प्रतिरोध नहीं करते हैं तो कैसे आपके व्यक्तित्व का क्षरण होता है। तो द्रौपदी ने कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं। कहा कि हां बेटी पूछो। कहा कि आप इतनी अच्छी बातें अभी कर रहे हैं, जब गुरु दरबार में मेरे साथ ऐसा हो रहा था तब आप मौन क्यों थे? तो कहा हां बेटी तुमने सही सवाल पूछा, क्योंकि तब मैं जिस व्यवस्था, जिस राजा के अन्न पर निर्भर था, वो अनीत से आ रही थी। आज जो मेरे ब्लड में नहीं, इसलिए मैं सही सोच पा रहा हूं। तब उनमें वो क्या कह रहे हैं कि ये वो सवाल हैं जो दुनिया, मानवता और ह्यूमैनिटी का भविष्य तय करने जा रहे हैं। अगर नहीं तो कोई नया प्लेनेट धरती के लोगों को ढूंढ लेना चाहिए। उसमें जो खतरे उन्होंने गिनाए हैं, मैं बैठे बैठे जो यहां याद कर पाया, उसमें एक तो न्यूक्लियर वॉर है, उसमें हमारे चिदंबरम साहब ने मैनहट्टन का याद दिलाया, वहां कोई डूम्सडे वॉच है, उसका भी उल्लेख किया है कि डूम्सडे वॉच में 2 वर्ष पहले कैसे 1 मिनट समय वैज्ञानिकों ने आगे कर दिया कि दुनिया उस विनाश की तरफ बढ़ रही है अगर हमने चेक नहीं किया तो। इसी से शुरुआत करते हैं स्टीफन हॉकिंग अपनी पुस्तक में शायद। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कोई सामान्य आदमी नहीं कह रहा, ये भाई रमाशंकर जी या चिदंबरम साहब या अन्य लोग टीवी और बाकी चीजों के बारे में नहीं कह रहे। ये हमारे समय के, मैं मानता हूं कि जो दुनिया के बड़े वैज्ञानिक दिमाग हुए, हमारे समय के आइंस्टीन हुए, जो मैं एक लेमैन की दृष्टि से देखता हूं, उनकी पुस्तक में है हमारे मित्रों, आप जरूर उनको पढ़ना। एक जगह आगे कहते हैं कि आपको तय करना होगा कितनी कारें चाहिए, ये मॉडर्न एम्यूनिटीज चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए, या जीवन बच सके वो चाहिए रास्ता। ये गांधी के रास्ते जाने की बात एक वैज्ञानिकी कारणों से बता रहे हैं, वो कोई गांधी के अनुयायी नहीं थे। हमारे युवा मित्रों, मैं अंत में ही कहना चाहूंगा,
कि विचारों ने दुनिया को बदलने में बड़ा काम किया। और अब टेक्नोलॉजी बदल रही है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में विचार पीछे पड़ गए, ये यथार्थ है। पर हमें विचार पुनर्जीवित करना चाहिए और टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण बातों से जानना और सीखना चाहिए, ताकि एक नया देश, नया समाज बना सके। और अब दुनिया, ये सही है कि दुनिया सीमा विहीन हो गई है। ये ग्लोबल वर्ल्ड है। हम सबकी नियति एक साथ जुड़ी हुई है। पर्यावरण का सवाल हो, न्यूक्लियर का सवाल हो, हमारे डेवलपमेंट के मॉडल का कौन सा रास्ता चले, इस पर पूरी दुनिया को साथ चलना पड़ेगा अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है। और मैं अपने समय के तहत अंतिम बात कहकर खत्म करूंगा कि जब टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे बड़े भाई रमाशंकर जी कह रहे थे, मोबाइल और बाकी इंटरनेट और सबके बारे में, तो मुझे स्टीव जॉब्स की याद आई। और अनेक लोग हैं जो उनकी अथॉरिटेटिव बायोग्राफी है, उसमें यह प्रसंग है। इस्कॉन, जो वॉल्टर इस्कॉन शायद नाम है जिस जर्नलिस्ट ने लिखा है, मैं सब स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है मैं भूलता हूं क्योंकि उम्र होने की वजह से लोग भूलते भी है। पर उसमें कहा है कि अपने घर में अपने बच्चों को फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के समय वो भी नहीं करते थे। जिस व्यक्ति ने दुनिया में टेक्नोलॉजी को कहां पहुंचा दिया, उसको मैं एक लेमैन की दृष्टि से कहता हूं, तो मैं मानता हूं कि विचारों की दुनिया में जिस व्यक्ति के विचार सरहद, सीमा, कल्चर, रंग भेद सबको पार करके घर घर गए, वो मार्क्स थे या गांधी थे, यही दो थे। पर इनको भी पार करके जिन झोपड़ियों में ये मोबाइल, इंटरनेट और ये सब पहुंच गया, ये सारा लैपटॉप और ये सब कुछ चीजें, इसके जनक तो ही लोग थे, स्टीव जॉब्स। पर वो भी अपने घरों में यह मौका नहीं देते जिस सिलिकॉन वैली से तय चीजें आज दुनिया फॉलो कर रही हैं। यानी वहां से जो चीजें शोध हो रही हैं उनको अपना रहे हैं। वहां के सीईओज कैसे अपने बच्चों को खुली छूट इसकी नहीं देते, ये जरूर आप पढ़ना, क्योंकि आपकी पीढ़ी को ज्यादा ये चुनौती फेस करनी होगी। और ये सब चीजें गूगल पर बहुत विस्तार से उपलब्ध है। मैंने शिक्षा के बारे में विवेकानंद से लेकर खुद गांधी जी के विचारों और अन्य चीजें बहुत आज मैंने तैयार किया, तो सब छोड़ दिया कि गांधी का जो प्रयोग देखने को मिला देश के हर विश्वविद्यालय में 150वीं वर्ष पर हो, तो एक नई दुनिया के सृजन का काम यहां से हो सकता है। मैं आभारी हूं कि मुझे आपके बीच होने, इतने गौरवशाली नाम होने के साथ होने का मौका मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके भविष्य के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।